लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस अंतिम चरण में 904 उम्मीदवार जो है मैदान में है। वहीं आपको बता दें कि जिसमें वाराणसी सीट भी हाई प्रोफाइल संसदीय सीट है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि 2014 में पहली बार मोदी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और बड़े अंतर से जीत हासिल करते हुए केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए थे और देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं। मोदी बीजेपी के पहले ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। वहीं उनके सामने वाराणसी सीट पर हार की हैट्रिक लगा चुके अजय राव चौथी बार चुनावी मैदान में है। पीएम मोदी के खिलाफ 2 बार वाराणसी लोकसभा सीट पर 3 बार चुनाव लड़ चुके अजय राय हर बार तीसरे नंबर पर रहे हैं, लेकिन इस बार उनके नंबर अच्छे आ सकते हैं। इसी वजह से कि सपा कांग्रेस का गठबंधन और इंडिया गठबंधन जो है वो भी नजर आ रहा है। वहीं संयुक्त उम्मीदवार भी मैदान में उतारा गया है। चलिए, तो जिस तरीके से ये सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष से गठबंधन का प्रत्याशी इस सीट पर उतारा गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी के पहले ऐसे नेता जिन्होंने लगातार 10 साल तक पदभार संभाला। वहीं उनके सामने वाराणसी सीट पर हार की हैट्रिक लगा चुके अजय राव चौथी बार चुनावी मैदान में है। पीएम मोदी के खिलाफ 2 बार और वाराणसी लोकसभा सीट पर आपको बता दें 3 बार चुनाव लड़ चुके अजय राय हर बार तीसरे नंबर पर ही रहे हैं, लेकिन इस बार उनके नंबर अच्छे आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि इस बार जो है सपा और कांग्रेस का गठबंधन यहां पर नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन की संयुक्त उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। तो आपको बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट में से एक है, क्योंकि आपको बता दें कि यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए वोटिंग शुरू होगी 1 जून को और इसी के साथ साथ इस अंतिम चरण में 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिसमें वाराणसी सीट हाई प्रोफाइल संसदीय सीट मानी जा रही है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में। आपको बता दें कि 2014 में पहली बार मोदी ने लोकसभा चुनाव लड़ा और बड़े अंतर के साथ जीत हासिल करते हुए केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए और देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं। मोदी बीजेपी के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। वहीं उनके सामने वाराणसी सीट पर हार की हैट्रिक लगा चुके अजय राव चौथी बार चुनावी मैदान में है। पीएम मोदी के खिलाफ 2 बार और वाराणसी लोकसभा सीट पर 3 बार चुनाव लड़ चुके अजय राव हर बार तीसरे नंबर पर रहे हैं, लेकिन इस बार उनके नंबर अच्छे आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। चलिए, हमारे साथ जो है आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। उनसे जानना चाहेंगे कि आलोक जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए वाराणसी लोकसभा सीट की, काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में है और जो है हार की हैट्रिक लगा चुके अजय राव तीसरी बार जो है हर बार तीसरे नंबर पर रहे हैं और इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। तो क्या कुछ कहते हैं समीकरण? देखिए, इसको केवल ये हाई प्रोफाइल नहीं, इसको सर्वोच्चम आप सीट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है केवल देश के ही प्रधानमंत्री या बड़े नेता नहीं है, विश्व स्तर पे उनका एक स्थान है। तो जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, हालांकि वो पद्धति अलग होती है, हमारे यहाँ सांसद को चुना जाता है, फिर सांसद जो है उसको प्रधानमंत्री चुनते हैं, लेकिन यहाँ पहले ही प्रधानमंत्री हमारे सांसदों ने चुन लिया है। तो ये एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हाई प्रोफाइल कह सकते हैं। और जहां तक जीत का सवाल है, आप देख रहे हैं कि नेहरू के बाद अगर कोई व्यक्ति होगा जो लगातार तीसरी जीतेगा, आपने देखा था 1952, 57 और 62 में नेहरू जीते थे लोकसभा का चुनाव। और उसके बाद ये एक इतिहास होगा, एक बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी कि जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो कि लगातार 3 दफे जो है
जीता था। हालांकि उस समय देश की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां अलग है। इस कठिन परिस्थितियों में अब तीसरी जीतने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो जीतने जा रहे हैं, वास्तव में एक बड़ा ऐतिहासिक होगा। ये केवल भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए एक कौतल भरा समय होगा 4 जून को। बिल्कुल वही, अगर इसी के साथ बात कर ली जाए जहां पर विपक्ष से गठबंधन प्रत्याशी इस बार मैदान में है, तो वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री लगातार जो है अपनी गारंटी का आश्वासन दे रहे हैं। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, ऐसा उनका नारा भी है और जो है जनता के बीच में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष जो है गठबंधन भी वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंकता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर, क्या इस बार? जी, गठबंधन का यहाँ पे कोई नहीं है। 2% वोट है कांग्रेस के। कांग्रेस का प्रत्याशी दिया गया है, सपा ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया, सपा जबकि मुख्य विपक्षी दल था। तो ऐसे सूरत हाल में आप देखिए कि बिल्कुल जो चुनाव है वो एक तरफा है। इसमें ऐसी कोई समझने या जूझने वाली बात नहीं है क्या होगा। केवल ये देखना है कि जीत का मार्जिन क्या होगा। जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए दल जो है इस भूमिका में लगे हुए हैं, इस मेहनत कर रहे हैं कि एक ऐतिहासिक जीत के साथ एक इतनी बड़ी विक्ट्री हो कि जो भी वो विक्ट्री भी इतिहास में दर्ज हो। क्योंकि 3 बार लगातार जीतना, और आप ऐसे व्यक्ति को जो कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ और 2 टर्म प्रधानमंत्री रह चुका है, तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनने जा रहा हो, तो ऐसे में अगर उसकी जो जीत है ऐतिहासिक के साथ साथ अगर सबसे ज्यादा वोटों से जीत होती है तो वास्तव में देखने वाली बात है कि हम हमेशा यही कहते हैं कि मैंने नेहरू बात को देखा समझा, इंदिरा बात को देखा। अगर तो खैर शब्द ठीक नहीं है, मोदी की ये तीसरी जीत एक मोदी बात को जो है वो भारत में स्टेब्लिश कर देगी। चलिए आलोक सोती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम गोरखपुर लोकसभा सीट की अब इसके बाद जो है बात करेंगे। जिस तरीके से हमने वाराणसी लोकसभा सीट की बात की है, अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की और दूसरी जो गोरखपुर से है, जो आपको बता दें कि 1 जून को गोरखपुर लोकसभा सीट पर मतदान होने जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं गोरखपुर योगी की कर्म स्थली भी है। वह महंत अवैधनाथ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1998 से 2017 तक लगातार लोकसभा में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे आपको बता दें कि गोरखपुर पूर्वांचल की सबसे प्रभावशाली लोकसभा सीटों में से एक है, या ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधित्व करने वाली वाराणसी सीट के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पर आती है तो वह यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीट गोरखपुर है। योगी आदित्यनाथ आपको बता दें यहां से 5 बार सांसद बने। 2017 में यूपी के सीएम बनने के बाद उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद यहां हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से प्रवीण कुमार जो हैं वो निषाद ने जीत दर्ज की थी और 2019 में चुनाव में फिर बीजेपी ने गोरखपुर सीट पर अपना कब्जा जमा लिया था। इस बार बीजेपी से रवि किशन चुनावी मैदान में है और गठबंधन प्रत्याशी काजल निषाद जो है चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि बीजेपी और गठबंधन दोनों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। तो गोरखपुर लोकसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है ये भी काफी हाई प्रोफाइल सीट नजर आ रही। चलिए हमारे साथ आलोक सोती जो हैं वो जुड़ चुके हैं। जी आलोक जी, अगर बात कर ली जाए वाराणसी लोकसभा सीट के बाद गोरखपुर लोकसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। जी हाँ, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 4 सीटें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आपकी बनारस की, उसके बाद लखनऊ से आपके राजनाथ जी जो रक्षा मंत्री है उनकी सीट, और तीसरी अमेठी आती है। चूंकि अमेठी इस बार इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही क्योंकि राहुल गांधी जी अमेठी को छोड़ के जो है रायबरेली की जो उनके माता जी की सुरक्षित सीट थी सोनिया जी की, उस पर जा चुके हैं। इसलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो बनारस की इसके गोरखपुर की जो सीट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के वो गोरखपुर से आते हैं। उनका जो है क्षेत्र है, विधानसभा का क्षेत्र उनका है, तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा में जो है उनका वर्चस्व वहां रहता है। पिछली बार भी आपने देखा था भोजपुरी के एक बहुत बड़े अभिनेता हैं रवि किशन, वो वहां से जीते थे और इस बार भी उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि जो पीडीए विपक्ष ने बनाया था पिछड़ा दलित और अलायंस, वो बिल्कुल टूट गया था। ओम प्रकाश राजभर भी वहां से छोड़ के जा चुके थे, स्वामी प्रसाद मौर्य को लगभग निकाल दिया गया था, उनको छोड़ना पड़ा था। और आपने देखा जो मुस्लिम नेता थे आजम खान साहब, उनको भी जो है बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी गई
सपा ने, तो उनका भी कोई बड़ा मुस्लिम नेता जो है विपक्ष के पास, विशेषकर सपा के पास नहीं है। तो पीडीएफ बिखरा बिखरा था, अनुप्रिया पटेल पहले ही आ गई थी निकल के। तो इस तरीके से आपने देखा था कि कुल मिला के जो है विपक्ष में जो कंसेप्ट लेके चला था पीडीए का, वो बिखर चुका है। इसका पूरा फायदा जो है रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, इसमें जिस तरीके से मोदी की एक साइलेंट लहर चल रही है, मोदी का एक चेहरा चल रहा है, उसमें गोरखपुर की सीट जाके माननीय मुख्यमंत्री उनके कार्यक्रमों के द्वारा जो इस तरीके का गोरखपुर में विकास किया गया है और जिस तरीके की वहाँ की जनता ने वहाँ का जो विकास देखा है, कभी वो नहीं चाहेगी कि बीजेपी के अलावा कोई सांसद वहाँ से आए। बिल्कुल, वहीं अगर बात कर ली जाए गोरखपुर लोकसभा सीट की, तो वहां पर जो है बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और गठबंधन के जो है वरिष्ठ नेता, उन लोगों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो गोरखपुर में क्या मुद्दे थे, ऐसे क्या मुद्दे हैं जो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है, स्थानीय मुद्दे तो जो है वो विधानसभा के चुनाव में ही रहते हैं और बहुत ही स्थानीय हो जाते हैं। गली खरिंजा वाला वो तो आपकी लोकल गवर्नमेंट में आ जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि आपके पार्षद के चुनाव होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, लोकसभा के चुनाव है तो आपके रेवर पे होना चाहिए। जो गोरखपुर का जिस तरीके से विकास हुआ है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना है, जिस तरीके से वहाँ पे इंडस्ट्रियल विकास करने की कोशिश कर रही है बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, तो उम्मीद है कि वहाँ पे जो रोजगार के साधन बढ़ेंगे और आपके और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जब कभी बड़ा नेता के क्षेत्र से आता है तो 24 घंटे बिजली, पानी, सड़क आपको वहाँ मिलने लगती है। और आपने देखा कि जिस तरीके से आपको एक्सप्रेसवे भी मिला पूर्वांचल का जो गोरखपुर से होकर जाता है। तो कुल मिला के सब गाड़ी विकास जो है चारों तरफ स्क्वायर का आप कह सकते हैं कि विकास गोरखपुर क्षेत्र का हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि पूर्वांचल का क्षेत्र है जिसमें प्रधानमंत्री भी जो है का संसदीय क्षेत्र बनारस है, गोरखपुर बनारस एक ट्रायंगल के रूप में देखा जाता है। इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस पूर्वांचल का क्षेत्र है, इसका जो है विकास होएगा ही। जाहिर सी बात है, अगर सांसद भी यहाँ के रहते हैं जैसा कि उम्मीद है होंगे, तो यहाँ के पूर्वांचल जो एक पिछड़ा हुआ इलाका रह गया था एक समय उत्तर प्रदेश का, वो एक बार फिर से जो है विकास की लहर को देखेगा। चलिए, बिल्कुल आलोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि गोरखपुर लोकसभा सीट भी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। यहाँ पर बीजेपी और गठबंधन ने दोनों ही अपनी ताकत चुनावी में झोंक दी थी। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। चलिए, इसी के साथ बढ़ते अगली तीसरी बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों के साथ साथ दुद्धी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव 1 जून को होगा। 7वें चरण में इन सभी लोकसभा सीटों के लिए 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें 134 पुरुष और 10 महिलाएं हैं। वहीं आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद की दुद्धी सुरक्षित विधानसभा सीट के लिए 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि नियम अनुसार मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले 30 मई को शाम 6 बजे 7वें चरण के सभी 13 लोकसभा सीटों और दुद्धी विधानसभा सीट के लिए भी चुनाव प्रचार संबंधी सभी गतिविधियां और अभियानों पर प्रतिबंध रहेगा। इसी के साथ चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों में सभी राजनीतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को इन सीटों की सीमाएं छोड़नी होंगी। इसके साथ ही मतदान के दिन पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और वायरलेस सेट आदि ले जाने पर भी रोक रहेगी। वोटिंग को लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। जहां वोटिंग होनी है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि चुनाव प्रचार जो है शाम 6 बजे के बाद थम जाएगा, इसी को लेकर हमारे साथ प्रशांत राव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। जी प्रशांत, बात कर ली जाए तो चुनाव प्रचार पूर्ण रूप से थम जाएगा उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर यहाँ 11 सीटों पर मतदान तो 1 जून को, और लेकर सभी दल जो है अपनी शैली से वहाँ पर तैयारी कर बैठे हैं। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण है इसमें, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर खुद नवी कृष्ण चुनाव लड़ रहे हैं और गोरखपुर का गृह जनपद है। साथ ही साथ घोसी एसडीएसपी के जो विकास राजभर है उनके बेटे तो तमाम महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव होने से है। अगर 2019 की बात, 2019 में 3 सीटों में 11 यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन ने जीती थी,
2 सीटें यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने जीते थी। अब इस बार का जो समीकरण थोड़ा बदलने लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज ने अपने प्रत्याशियों को बदला हो, वर्तमान जो सांसद टिकट काट दिए थे, उससे जो है कुछ ना कुछ जो है बहुजन समाज पार्टी से वोट छिटक सकता है। उत्तर प्रदेश में 13 सबसे महत्वपूर्ण जो सीट बनी हुई है, वहां पर जो है जाति समीकरण की बात की जाए तो ब्राह्मण और राजपूत जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जिस दल के साथ दल पताका फहराती है, यहाँ पे आती है और यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय है। तो अगर यहाँ पर एक सीट जो कि एसटी के लिए सुरक्षित है, वहां पर भी चुनाव होने जा रहा है और इसमें से भी खासकर बात है जो है ने यहाँ पर कौड़ीलाल कोल है काट है वर्तमान में उनकी टिकट कोल को, और यहाँ पर उप दिया है। तो यहाँ पर अपना दल दोनों सीटें बड़ी महत्वपूर्ण है संसदीय द्रव्य यहाँ पर है कि सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन के नाम पर जो है प्रतिष्ठा लगी हुई है। इन सीटों को कैसे जीतना है इसको लेकर बराबर जो है रणनीति नहीं जा रही थी, और क्योंकि एक होगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी नेताओं को बनाने का काम करेंगे। खास बात बनारस से स्वयं जो है है और वो बार जो है तीसरी बार मानना चाह रहे हैं, तो उनके और इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के संयुक्त राय चुनाव मैदान में है। उनकी साल आपके राष्ट्रीय संयोजक उन्होंने देश यादव ने यहाँ की है, साथ गांधी यादव संयुक्त जो है जनसभा को संबोधित करते हुए विशाल आयोजन किया था। तब से बड़े नेता रहे कांग्रेस समाजवादी उन्होंने वाराणसी में अपना तमाम ताकत दिखाई है। हालांकि जाएगा कि आपकी जनता की जो है प्रत्याशियों के भाग्य तय कर देंगे, लेकिन तीन लाख से अधिक वोटों से यहाँ पर जीत हासिल इस बार आगे क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम आएंगे, लेकिन चुनौती मैट्रिक लगाने को लेकर वो 3 बार दौरा हैं, पदाधिकारियों के साथ बैठे बुद्धिजीवियों के साथ समर्थन की अपील मांगी है। योगी आदित्यनाथ ने सभी सीटों पर से अपील की है। राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पर अहम बना हुआ है और राज्य की सरकार में राम मंदिर का सपन है। दूसरी तरफ पूर्वांचल के विकास को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है। वहां ये गिनाने चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुई या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार हुई, 90 समूह तक कांग्रेस का शासन रहा है। यहाँ लोग जो अपराध ज्यादा चरम पर था, लेकिन यहाँ में भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब उत्तर प्रदेश पार्टी की सरकार बनी तो जो बीमारी देना था उत्तर प्रदेश, खासकर उसमें से पूर्वांचल की बात की जाए तो सबसे पिछड़े इलाके जहाँ अपराध चरम पर था उसे खत्म करने का काम प्रधानमंत्री किया है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में और 2022 में पर यह तय कर लिया था कि विकास होना तय है। पूर्वांचल की तमाम चाहे फर्टिलाइजर हो और तमाम कंपनियां रोजगार के लिए स्थापित है। एक्सप्रेस का विकास किया गया है, गाँवों में बिजली का निर्माण किया गया है, बिजली है, इस पर बड़ा काम किया गया है। चलिए बिल्कुल प्रशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो है अपडेट देने के लिए। आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार पूरी तरीके से शाम 6 बजे तक थम जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी और चौथी खबर की ओर, जो आपको बता दें विधानसभा का मानसून सत्र में बजट 1 जुलाई को शुरू होगा। इस सत्र में राज्य सरकार 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेगी। विधानसभा सचिवालय की ओर
ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। 19 जुलाई तक चलने वाले सत्र के दौरान 14 बैठकें होंगी। सत्र में बजट अनुदान मांगों पर चर्चा के अलावा सरकार आधा दर्जन विधेयक भी विधानसभा में मंजूरी के लिए लाएगी। आपको बता दें, विधानसभा सत्र शुरू होने की अधिसूचना जारी करने के साथ ही स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण सूचना नियम 267 के अधीन दी जाने वाली सूचना अविश्वास प्रस्ताव की सूचना देने के लिए विधानसभा सचिवालय में 25 जून के बाद का समय तय किया गया है। इसके साथ ही विधायकों के लिए विधानसभा में पालन किए जाने वाले नियम और शब्दों को भी सचिवालय ने स्पष्ट कर दिया है। इसके लिए आपको बता दें कि नियम 251 के तहत निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा शर्मा जुड़ चुके हैं। जी कृष्णा, अगर बात कर ली जाए तो बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और 14 बैठकें होंगी। 19 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो 2024 और 25 का पूर्ण बजट पेश करेगी सरकार। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश का मानसून सत्र 1 से 19 जुलाई तक रहेगा और इसके लिए सूचना जारी कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात कि ये डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट जो प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव के पहले जो सत्र आया था उन्हें बजट पेश किया गया था। अब जब मानसून सत्र है, मानसून सत्र में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि 1 से 19 तक चलने वाले इस सत्र में 14 बैठकें होंगी और 14 बैठकों में कई विधेयक भी पास होंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्ष है इसमें कई मुद्दाओं का हंगामा हो सकता है, क्योंकि नरसिंह का मामला चल रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण सत्र रहेगा, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव सरकार का ये पूर्णकालिक जो बजट होगा 2024-25 का, वो पेश किया जाएगा और निश्चित रूप से बजट पर भी चर्चा होगी। तो कई मायने में ये सत्र विशेष सत्र रहने वाला है। बिल्कुल, वहीं अगर इसी के साथ बात कर ली जाए तो सूचना नियम 267 के अधीन दी जाने वाली सूचना अविश्वास प्रस्ताव की सूचना देने के लिए भी विधानसभा सचिवालय ने 25 जून तक का समय तय किया है। इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, अविश्वास प्रस्ताव हो या कि प्रश्नकाल हो या कि शून्य हो, जो भी स्थगन के सवाल पूछे जाते हैं विधायकों को, वो उनका टाइम होता है विधानसभा सत्र के 25 दिन तक भेजना होता है। तो अगर जारी कर दी गई है, विधायकों के प्रश्न भी लगेंगे, उनके जो क्षेत्र में समस्याएं होंगी, जो प्रश्न वो प्रश्न भी लगेंगे। अभी बजट सत्र आने वाला है, तो बजट सत्र के लिए राय भी लोगों से मांगी जाएगी, चाहे जनता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वित्त विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारी उस बजट को तैयार करेंगे। तो निश्चित रूप से 1 से 19 तक जो बजट सत्र रहने वाला है उसके लिए सूचना जारी कर दी गई है। अब उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल कृष्णा शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो विधानसभा का मानसून सत्र में बजट 1 जुलाई को शुरू होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेगी। चलिए, इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप बने रहिए न्यूज़ आर के साथ।